नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ब्रिक्स समिट से पहले पुतिन ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। पुतिन बोले, यूक्रेन जंग को लेकर मोदी फिक्रमंद। पुतिन ने भारतीय फिल्मों को लेकर भी दिखाया प्रेम। महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियां तेज। महायुति में 260 सीटों पर बनी सहमति। अमित शाह के घर देर रात तक चली बैठक में लगी मुहर, तो एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर मचा बवाल। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की बड़ी तैयारी। अब्दुल हमीद समेत 23 घरों को अवैध निर्माण का नोटिस। एक्शन से पहले लोगों ने डर से अपना सामान बटोरा। दिल्ली चुनाव पर आपका फोकस। पार्टी नेताओं के साथ केजरीवाल ने की बड़ी बैठक, तो वहीं जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन की भूमिका पर उठे सवाल। बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने भारत को दिखाई आंख। शेख हसीना का प्रत्यर्पण न करने पर विरोध करने की दी चेतावनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे। पर इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। मीडिया से बातचीत में पुतिन ने कहा कि जब भी बातचीत होती है तो पीएम मोदी हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही पुतिन ने भारतीय फिल्मों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने रूस में भारतीय फिल्मों के प्रसारण को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी जोर दिया है। रूस के दौरे से पहले पुतिन इस तरह से मोदी की तारीफ कर रहे हैं। किस किस को मिर्ची लगेगी? मिर्ची तो बहुत जगह लग रही है। सबसे ज्यादा वॉशिंगटन डीसी में लोगों को मिर्ची लग रही है, कनाडा में लग रही है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये लोग जो भारत को अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो पूरी तरीके से पराजित हुए हैं, इसलिए नजर उनकी रूस के ऊपर लगी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन पता नहीं क्या ज्वाइंट डिक्लेरेशन कर दे, क्या बातचीत कर ले। अमेरिका अपने प्रॉक्सी कनाडा के जरिए जो पिछले कुछ दिनों से मामले को उठा रहा है, और कनाडा के विदेश मंत्री की यह हिम्मत हो गई है कि तमाम डिप्लोमेट्स जो हिंदुस्तान के हैं, कनाडा में अभी हैं, उनको ऑन नोटिस रखने की जो बात कही जा रही है, तो ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये लोग बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जो होता दिख नहीं रहा। प्रधानमंत्री की तारीफ करके पुतिन साहब ने एक पहला जो कह सकते हैं कि हवाई फायर वार्निंग शॉट मार दिया है कि ही इज अ ग्लोबल लीडर। तुम्हारे औकात में नहीं है कि यूक्रेन और रूस के वॉर को रुकवा सको, ये प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो विजिट है, इसके ऊपर न सिर्फ अमेरिका के जो CIA के लोग हैं, FBI के लोग हैं, वहाँ की सरकार है या कनाडा है, उसके अलावा दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लोगों की नजर बनी रहेगी। जी, अब बात चुनावी अपडेट की। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एनडीए और एमवीए के घटक दलों में टिकट को लेकर बेताबी बढ़ती जा रही है। कल देर रात दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई। अमित शाह के आवास पर महाराष्ट्र के नेताओं की ये अहम बैठक हुई है। ये बैठक रात करीब 2:30 बजे तक चली है। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि महायुति में 260 सीटों पर सहमति भी बन गई है। 260 सीटों में से 142 सीटों पर तो अकेले बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं शिंदे गुट को 66 सीटें दी जा सकती है। अजीत पवार के लिए सिर्फ 52 सीटें छोड़ने की तैयारी की जा रही है। अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा हालांकि नहीं की गई है, पर कभी भी टिकटों की घोषणा भी की जा सकती है। तो वहीं एमबीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट काफी नाराज है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और ठाकरे की शिवसेना के बीच में विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एमबीए में तो लगातार विवाद बढ़ रहा है, लेकिन कल देर रात तक अमित शाह के आवास में जो बैठक हुई है, क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में? देखिए, आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी
सबसे ज़्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी, सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी। और जिस हिसाब से अमित शाह ने मनाया है शिंदे साहब को भी और अजीत पवार गुट को भी, ये काबिल तारीफ है। एमवीए के अंदर अभी तो कुछ तय ही नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि आज रात कोई मैराथन मीटिंग होने वाली है जिसमें बवाल मचने वाला है। यूं तो खबर फैलाई जा रही कि 28 सीट के ऊपर राड़ लगी हुई है, लेकिन दिक्कत विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर के है, जहां ऑलरेडी कई जगहों पे अनऑफिशियली उद्धव ठाकरे के गुट ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वो प्रचार प्रसार उनका उम्मीदवार करना शुरू कर चुका है। तो ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी जो ये दंभ भर रही थी कि महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और सबसे बड़ी पार्टी है, वो अगर 142 सीटों से कम पे लड़ती है तो एक तो आप मॉरली उसी समय आपने हार मान ली। एक नंबर 2, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम आगे नहीं किया जाता है तो उद्धव ठाकरे को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो किस चीज़ के लिए इस गठबंधन में है, क्योंकि विचारधारा एक नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और सीटें भी कम दी जा रही हैं। तो पूरा का पूरा नुकसान उद्धव ठाकरे को होने वाला है। उसके बाद उद्धव क्या फैसला लेंगे, ये देखने की चीज होगी। जी, अब बात यूपी की राजनीति से जुड़ी, जहां सीएम योगी के एक्शन का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। बहराइच हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगी थी, जिसे मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। सीएम ने डीजीपी प्रशांत किशोर, एडीजी लॉ अमिताभ यश, एसीएस होम दीपक कुमार और होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता को बुलाकर इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी ली। 1 घंटे चली इस बैठक में इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और अब बहराइच में दंगाइयों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है। हिंसा करने वाले आरोपियों के घरों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया जा चुका है। ये नोटिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सहित 1 दर्जन लोगों के घरों पर लगाई गई है। इसमें अतिक्रमणकारियों को 3 दिनों के भीतर अपने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि सबसे बड़े एक्शन से पहले ही बहराइच में लोग खौफ में हैं। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना भी शुरू कर दिया है, दुकानों को भी खाली कर दिया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई ये नहीं रुकेगी क्या? भाई, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ को नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई के ऊपर कोई पूर्ण विराम नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बस यही कहा कि आरोपी के ऊपर सिर्फ आरोप लगने भर से आप बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कायदा कानून किसी भी अतिक्रमण या इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक्शन लेने का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को अगर फॉलो किया जाता है तो फिर बुलडोजर चल सकता है। योगी आदित्यनाथ उन प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। चूंकि अतिक्रमण है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो नोटिस दे दिया गया है, इनको वक्त दिया गया है कि आप इस अपने अतिक्रमण को हटा लें, इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटा लें, और अगर नहीं हटाएंगे तो फिर बाबा का बुलडोजर आएगा और फिर वो सारा काम करेगा। लेकिन बहराइच के मुद्दे के ऊपर जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, कैसा लगता है कि हिंदुओं की मौत के ऊपर इन लोगों को जरा सा भी कोई दर्द, कोई मर्म जो है पैदा नहीं होती। किसी मुस्लिम की हत्या हो गई होती इस तरीके से गोली मारकर, अभी पूरा सेकुलर गैंग, ये सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले पत्रकार हो या लीडर हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये मातम मना रहे होते। लेकिन हिंदू मारा गया, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है, और उल्टा अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं, जो दंगाई हैं, उनके पैर में जो गोली मारी गई है ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है। तो आप ये समझिए कि घटिया वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से
किस तरीके से लोग अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति से जुड़ी। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जो छवि आम आदमी पार्टी की खराब हुई है उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आज केजरीवाल ने पीतमपुरा में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ी बैठक की है, पर दिल्ली से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। दिल्ली में केजरीवाल पर डबल अटैक हो रहा है। दिल्ली की हवा प्रदूषित होकर सांसों पर पहरा लगा रही है, जबकि यमुना में झाग तैरने लगे हैं। केजरीवाल हर बार की तरह इस बार भी बुरे फंस गए हैं। साथ ही जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उनके भविष्य की राजनीतिक जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे। कैसे चुनाव से पहले फंस गए हैं केजरीवाल? देखिए, ये तो झूठा व्यक्ति है, झूठ बोलने में उस्ताद है। तो झूठ तो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। आपने 2015 में कहा कि 5 साल का समय दे दो, हम आपके बच्चों के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। तो 2015 में कहा तो 2019 में कह दिया इसने कि 5 साल और लगेंगे। फिर जब टाइम आया 2022 में, अभी बड़ी सातिराना तरीके से इसने कह दिया कि हम फरवरी 2025 मतलब चुनाव के बाद उसको ठीक करेंगे। हकीकत क्या है कि पिछले 10 सालों में यमुना जितनी गंदी हुई है, जो पहले जब 2014 से पहले भी गंदी थी यमुना, तो जो पोल्यूशन लेवल है केजरीवाल के रिजीम के दौरान 10 डबल हो गया है। 7,000 करोड़ रुपए ये कहाँ गायब हो गए छू मंतर। तो ये प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कि जो सरकार केजरीवाल ने चलाई, अब यही ये उल्टा पड़ रहा है। रही बात पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन का तो मसला ये था कि जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो ये रोता था, कहता था कि देखिए हमने क्या किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार जो पंजाब के अंदर है वो पराली जलाती है, और हरियाणा में बीजेपी की जो सरकार है वो पराली जलाती है। ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले जानबूझ के दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैला रहे हैं। अभी आतिशी मार्लेना और उसके तमाम केजरीवाल के चट्टे बट्टे जितने हैं, उनके मेमोरी से ये पंजाब गायब हो गया है। पराली पंजाब में जलाई जा रही है और भुगत दिल्ली की जनता रही है। अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर ढाका की बयानबाजी तनाव को और ज्यादा बढ़ा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने से इनकार करता है तो उनका देश इसका कड़ा विरोध करेगा। बड़ी बात यह है कि नजरुल का बयान बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT के हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद सामने आया है। अब ऐसे में एक बार फिर से शेख हसीना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस तरह की गीदड़ भभकी क्यों? देखिए भाई, आपने प्रत्यार्पण का कोई रिक्वेस्ट भेजा है क्या? जब आपने प्रत्यार्पण का कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा तो फिर ये बयानबाजी क्यों? ये बयानबाजी ये अमेरिका के पिट्ठू सरकार, जो कठपुतली सरकार जो है, उस वजह से हो रही है। एक और खबर आई है कि वहां शेख मुजीबुर रहमान के जन्मदिन को मनाया नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं मनाया जाएगा? जिन्ना का मनाओगे, क्या करोगे? बांग्लादेश अपने गर्त की ओर जा रहा है, हिंदुस्तान से पंगा लेने की स्थिति में तो है नहीं। और दूसरी तरफ ये जो गिदड़ भभकियां दी जा रही हैं, पहले आप जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करो, और जो हमारे और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यार्पण संधि है उसका एक पहलू बहुत गौर करने के लिए है कि राजनीतिक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान होगा और पॉलिटिकल रीजन से आप उसे प्रत्यार्पण करने की कोशिश करेंगे, तो ये हिंदुस्तान उस प्रत्यार्पण के संधि को दरकिनार करके आपके रिक्वेस्ट को डिनाई भी कर सकता है। ये प्रत्यार्पण संधि जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुआ, उसका मूल प्रारूप टेररिस्ट और ये जो कालाबाजारी करने वाले स्मगलर्स, उन लोगों के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए उस प्रत्यार्पण संधि के अंदर ही छूट मिली हुई है। इसलिए ढाका में जितना इनको डफली बजाना है वो बजाते रहे। भारत ने अगर तय कर लिया
कि शेख हसीना को नहीं भेजना है तो ये कुछ कर भी नहीं पाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।